Hello dear friends, you are most welcome at Study IES. डियर फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी का एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस में आने वाली इकोनॉमिक्स के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस दौरान हम यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्या वेटेज है, कितना इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के लिए, उससे संबंधित कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए हम पूरी ये लेक्चर सीरीज चलाएंगे। इस लेक्चर सीरीज में हैंड रिटन नोट्स होंगे कि कैसे हम हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं ताकि एग्जाम के टाइम हम उनको अच्छे से रिवाइज कर सकें। इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज से लिए हुए जो बेस्ट जो रिसोर्सेज हैं उनके आधार पर ये लेक्चर सीरीज बनाई हुई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इसका अच्छे से लाभ उठाएं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहा हो तो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकता है। जनरली जो डिस्काउंट मिलता है उससे कहीं ज़्यादा आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट स्टडी आईएएस कोड यूज कर ले सकते हो। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो। प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, आपकी तैयारी से रिगार्डिंग कोई आपका क्वेश्चन हो, या फिर अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेने से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी आईएएस ऑफिशियल, स्टडी आईएएस यूपीएससी। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, फेसबुक एंड जीमेल आप कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज पहले हम देखेंगे कि यूपीएससी में यहाँ पर ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों तरफ है। यहाँ पर ये ओरिजिनल पेपर 4 जनरल स्टडी जीएस थर्ड में कौन कौन से टॉपिक है: टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये यूपीएससी का सिलेबस है पेपर 4 या फिर जीएस थर्ड का। इसमें हम इकोनॉमिक्स का देखेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ लिखा हुआ है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं वो सभी हम देखेंगे। इंडियन इकोनॉमी इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। तो हम हिंदी और इंग्लिश वाला पूरा ये सारा कंप्लीट यूपीएससी की डायरेक्टली साइड से लिया हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो उसमें फर्स्ट टॉपिक है वो है इंडियन इकोनॉमी इश्यू रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यह कहना क्या चाह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, योजना। तो सारे योजना आयोग, नीति आयोग, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। संसाधनों को जुटाना मीन्स मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे लोन हो, ब्याज पर पैसा हो, या फिर और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हो या कृत्रिम रिसोर्सेज हो, इनको कैसे हम एक जगह लाएं, इनका कैसे एक जगह मोबिलाइजेशन करें या दूसरी जगह इनको कैसे यूटिलाइज करें ताकि ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके और रोजगार से संबंधित विषय हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। यहाँ पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये हम देखेंगे कि ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ क्या डेवलपमेंट लेके आती है, या ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो क्या ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है ये भी हम पढ़ेंगे। सेकेंड जो इसमें टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ या इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट, समावेशी विकास। यूपीएससी में पहले भी इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, मेंस में भी आया है, प्री में भी पूछा गया है कि समावेशी विकास क्या होता है, ये इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। समावेशी विकास ऐसा विकास होता है जहां पर सभी लोगों का एक साथ विकास हो। अगर इंडिया में जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो उसका फायदा चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई पैसे वाला हो, चाहे गांव में रहने वाला हो, चाहे शहर में रहने वाला हो, चाहे वो अपंग हो, चाहे वो पूरी तरह सही व्यक्ति हो, सभी को, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, सभी को कैसे न कैसे उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाभ होना चाहिए। यही क्या है समावेशी विकास। सरकारी बजट, इसमें हम सारा पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट बजट कैसे होती है, गवर्नमेंट बजट के लिए क्या क्या प्रावधान है, जितना भी पब्लिक फाइनेंस है बजट में वो सभी देखेंगे। गवर्नमेंट की आय कहाँ से होती है, गवर्नमेंट के खर्चे क्या क्या हैं, सभी तरह के घाटे, वो सभी डायरेक्टली हम बजट का पूरा एक एनालिसिस करेंगे।
उसके बाद इंडिया में मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप, तो यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम्स, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इश्यूज रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ फार्मर। और कई बार इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2-3 बार से भी ज़्यादा ही। सीधा 2018 में ही माइक्रो इरिगेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया कि माइक्रो इरिगेशन क्या होता है, तो हम देखेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि क्रॉपिंग पैटर्न एमएसपी के कारण कितना चेंज हुआ है, ये हम देखेंगे। तो भारत में मुख्य फसलें कौन कौन सी है, खरीफ की फसलें क्या होती है जो बारिश के समय बोई जाती है, रबी की फसलें जो सर्दी के समय बोई जाती है, ये हम देखेंगे। उसके बाद फसलों का विभिन्न भागों में पैटर्न, ये किस आधार पर डिपेंड करता है। फसलों का पैटर्न मीन्स आपने देखा होगा साउथ में हम जाते हैं तो वहाँ बागवानी फसलें ज़्यादा उगाई जाती है। अगर केला लो, चाहे गवावा हो, या फिर जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वहाँ ज़्यादा उगाई जाती है। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ गेहूँ होता है, जितने भी सीरियल्स होते हैं या नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है जलवायु के ऊपर। उसी के साथ हम देखेंगे सिंचाई के विभिन्न प्रकार, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे वो स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, चाहे वो फ्लड इरिगेशन हो। फ्लड इरिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली एक वेल हो सकता है या ट्यूब वेल हो सकता है, वहाँ से पानी निकाला जाता है और पानी को डायरेक्टली छोड़ दिया जाता है। खेतों में छोटी छोटी पार्ट्स बनाए जाते हैं, वहाँ पर डायरेक्ट पानी आता है और यहाँ पर भर जाता है। इसको क्या कहते हैं, फ्लड इरिगेशन। तो यहाँ पर फ्लड इरिगेशन में पानी ज़्यादा वेस्टेज होता है। अगर हम ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन में पाइप्स लगे होते हैं और छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर होते हैं, वहाँ पर छिद्र, उनमें यहाँ पर कोई एक प्लांट उगा हुआ रहता है। जनरली ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप में यूज होता है और प्लांट्स की जड़ में ये पानी जाता रहता है लगातार। ड्रिप मीन्स बूंद बूंद, इसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो यहाँ पर जो पोर है वहाँ पर एक पेड़ लगा दिया जाता है छोटा सा, और वो धीरे धीरे वहाँ पर बढ़ता रहता है प्लांट। स्प्रिंकलर इरिगेशन की बात करें तो स्प्रिंकलर इरिगेशन में आगे सब अच्छे से पढ़ेंगे। स्प्रिंकलर इरिगेशन में जगह जगह ऐसे बने हुए रहते हैं पाइप के साथ, ऊपर जमीन से ऊपर उठे हुए, और इनमें प्रेशर के साथ पानी चारों तरफ फैलता रहता है, ये घूमते रहते हैं। तो स्प्रिंकलर के साथ पूरा जैसे बारिश हो रही है वैसा यहाँ पर होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन दोनों ही सूक्ष्म सिंचाई के एग्जाम्पल हैं जिनसे पानी बचता है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये हम लेकर आए हैं, तो ये सभी पता होना चाहिए हमको। उसके बाद सिंचाई प्रणाली के बाद कृषि उत्पाद का भंडारण एक बड़ी समस्या है, इसको आगे हम देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इसके तहत कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं, ये हम देखेंगे। परिवहन से संबंधित हम सब देखेंगे। उसके बाद विपणन मीन्स मार्केटिंग, जिसमें एपीएमसी एक्ट हम देखेंगे। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रावधान है। विपणन में ई नेम यहीं आ जाएगा। तो ये सभी गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। संबंधित विषय और बाधाएं, अब इन सभी संबंधित विषयों से संबंधित हम बाधाएं देखेंगे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना तो हमने चला दी, लेकिन उसमें क्या पैसों का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे जमीन के अधिग्रहण में प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर पानी में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सभी कई बार करप्शन वाली प्रॉब्लम आती है, तो कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम आती है। तो इन संबंधित विषयों में बाधाएं यहीं से हम देखेंगे। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ई प्रौद्योगिकी मीन्स ई टेक्नोलॉजी। अब हो सकता है इसमें हम जितने भी ई टेक्नोलॉजी है, जैसे किसान के लिए एक स्पेशल चैनल किसान डीडी, तो वो हमने खोला है। उसके बाद आगे अगर हम देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हम ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। उसके बाद हम रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, मोबाइल ऐप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो इन सभी ई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो बीमा से संबंधित जो क्लेम है किसानों के, वो जल्दी हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये सभी, चाहे उनको सैटेलाइट टेलीविजन से जोड़ने की बात हो, चाहे उनको मोबाइल ऐप देकर जल्दी से उनको जितनी भी उनकी समस्याएं उनको हल करने की बात हो, ये सभी हम किस में देखेंगे, ई प्रौद्योगिकी में। साथ ही में गवर्नमेंट डायरेक्टली पंचायतों से आजकल ई गवर्नेंस के थ्रू जुड़ गई है, वो भी हम देखेंगे। तो ये किसान के तरह के लिए कौन कौन से ऐप बनाए गए हैं वो सभी हमें पता होना चाहिए।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यूपीएससी 2018 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी 2018 में प्री मेंस दोनों जगह था, और सब्सिडी से संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, क्योंकि सब्सिडी डब्ल्यूटीओ का एक प्रावधान है। डब्ल्यूटीओ में इस पर थोड़ा सा बैन भी लगाया गया है कि कितना सब्सिडी आप दे सकते हो। डब्ल्यूटीओ जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सब्सिडी को लेकर 3 बॉक्स सिस्टम होता है, बॉक्स, जिसमें डब्ल्यूटीओ ने ये कहा है कि इनके आधार पर आप सब्सिडी दोगे। उसमें ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स एंड अंबर बॉक्स, ये सभी हम देखेंगे। और डायरेक्टली यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और अंबर बॉक्स सब्सिडी किससे संबंधित है, तो डब्ल्यूटीओ। तो ये डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये हम देखेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, गवर्नमेंट किसी भी फसल को आने से पहले, अगर जैसे अभी खरीफ की फसल उगाएंगे लोग आने वाले टाइम में, तो खरीफ की फसल उगने से पहले, मीन्स सोइंग करने से पहले गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि पर्टिकुलर जो भी खरीफ की फसल है, जैसे मैक्सिमम दालें होती है खरीफ में, मक्का होती है, तो उनकी कीमत कितनी होगी पर क्विंटल, और उससे कम कीमत पर वो नहीं बेचे जाएंगे मार्केट में, क्योंकि इससे उस कीमत पर जो गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित किया है उस पर गवर्नमेंट उनको खरीद लेगी। हमने कल ही, और हमेशा याद रखना जब भी आप पढ़ रहे हो तो करंट के साथ, जो मेरा करंट एक सीरीज चल रहा है द हिंदू एनालिसिस, उसको आप जरूर फॉलो करने की कोशिश करें माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में हमने कल ही बात की थी कि MS स्वामीनाथन साहब ने कल ही एक अच्छा आर्टिकल लिखा था। MS स्वामीनाथन, जिनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर भी बोलते हैं, उन्होंने एक अच्छा आर्टिकल लिखा था। उसी में हमने ये सभी एग्रीकल्चर संबंधित सभी मुद्दों को देखा था, जितनी योजनाएं, और MSP की भी हमने बात की थी। MSP जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि MSP में गवर्नमेंट किस आधार पर इसको रिकमेंडेशन देता है MSP की, CACP। उसके बाद इस पर फाइनल डिसीजन CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और रिकमेंडेशन कौन करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये सभी हम देखेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस आधार पर निकाला जाता है, A2 + FL, ये क्या है, मीन्स एग्रीकल्चर कॉस्ट, जो एक्चुअल कॉस्ट होती है, उसके पास फार्म जो लेबर काम करते हैं, जो फैमिली लेबर, उनको जोड़कर उनका दोनों का खर्चा कितना आता है, उस आधार पर MSP डिसाइड किया जाता है। लेकिन MS स्वामीनाथन साहब की क्या रिकमेंडेशंस थी, ये उसके साथ देखेंगे। PDS, यहां से कई बार क्वेश्चन आया है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका फंक्शनिंग क्या है, और इसकी लिमिटेशंस क्या है, और इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व कर सकें, सुधार। बफर स्टॉक क्या होता है, ये हम देखेंगे। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बफर स्टॉक को लागू करके रखता है, उसी के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। यूपीएससी 2019 में यहाँ से डायरेक्टली पूछा लिया गया कि जो FCI है, वो जो बफर स्टॉक बना के रखती है, जो पैसा खरीदती है MSP पर, उसमें क्या क्या खर्चा आता है डायरेक्टली। फूड सिक्योरिटी, यहां से फूड सिक्योरिटी से हम क्या पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी से हमारा रहेगा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये सभी हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी मिशन हम देखेंगे। इकोनॉमी ऑफ एनिमल रियरिंग, मीन्स जो पशु हैं उनका पालन करने से क्या फायदा होता है, ये भी हमारा इकोनॉमी का पार्ट है। और कई बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग संबंधित हमने पहले भी बात की थी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वो हम देखेंगे। रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, उनका लोकेशन, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि सप्लाई चेन जो एग्रीकल्चर में है उसमें अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्या है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक उद्योग लगाता हूँ, ये चिमनी है, ये एक उद्योग लगा हुआ है। इस उद्योग में जनरली थोड़ा डायग्राम आपके लिए सही सा बना देते हैं। ये कोई उद्योग है छोटे छोटे, यहाँ पर एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर से क्या होगा, एग्रीकल्चर से पहले यहाँ इनपुट आएगा कोई भी, अगर रॉ मटेरियल है, अगर हमको टमाटर की चिप्स बनानी है, आलू की चिप्स बनानी है और टमाटर की सॉस बनानी है बड़े लेवल पर, तो पहले टमाटर खेत में उत्पादित होगा। उसके लिए ये जो है पूरा, ये है अपस्ट्रीम। उसके बाद ये जो बना है हमारा कोई भी प्रोडक्ट, इसको मार्केट में ले जाने के लिए जो मार्केट में ले जाते हैं, ये है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यहाँ पर हमको ट्रांसपोर्ट, यहाँ भी ट्रांसपोर्ट, हमको पैसा चाहिए, ये सभी जितना भी हमको चाहिए उनको बोलते हैं हम क्या,
डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और जो सप्लाई कर रहे हैं पूरा खेत से लेकर हम मार्केट तक, इसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा तो टमाटर एक ही दिन में सड़ सकता है। तो ये हमको याद रखना है। भारत में भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन आया है। भारत में लैंड रिफॉर्म्स का मतलब हमारे यहाँ भूमि सुधार में क्या देखेंगे कि किसी के पास भूमि ज़्यादा थी उसको कम किया गया, लोगों को कम दिया गया, बराबर बांटी गई कई जगह, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। भूमि सुधार में कैसे भूमि की उर्वरता हमको बढ़ानी है, भूमि में जो फैमिली में जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाती है, एक व्यक्ति है उसके दो बेटे हुए, उनके फिर दो बेटे हुए, तो एक जो पहले एक बड़ा खेत था वो कटता जाता है, किसी एक बेटे का एक खेत, दूसरे बेटे का वो दूसरा पार्ट, तीसरा चौथा, फिर अगेन जब उनके हुए हैं तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए। तो इनको कैसे, इस वाली समस्या को कैसे रोका जाए, तो जमीन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनको कैसे सोल्व किया जाए, इसमें मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये भी आती है, ये सभी हम देखेंगे। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, मीन्स जो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1991 में, इनका हमारी इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा ये भी हम देखेंगे। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब कब आई, कैसे कैसे हमने इंडस्ट्री पर कौन कौन सी नई नीतियां लेके आए, कौन सी के द्वारा हमने प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया, प्राइवेट सेक्टर को कैसे हमने इंडस्ट्री में इंक्लूड किया, ये सभी हम देखेंगे। एंड देयर इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मीन्स हमारा जो औद्योगिक विकास है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आते हैं, एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, रेलवे, ये सभी, चाहे बंदरगाह हो, चाहे ऊर्जा हो, चाहे सड़क हो, विमानपत्तन हो या रेलवे, ये सभी हम किस में देखेंगे, बुनियादी ढांचा में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश के विकास के लिए बुनियादी ढांचा होना बहुत जरूरी है। एक कहानी है छोटी सी, इसमें जो सिंगापुर था, सिंगापुर में वहां पर विकास ज़्यादा नहीं था, सिंगापुर भी कई किसी समय गरीब देश था, आज से अगर 30 साल पहले ले तो वहां पर गरीबी बहुत ज़्यादा थी। सिंगापुर में अगर ये पूरा सिंगापुर हम ले एक पार्ट, तो यहाँ पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, वहां पर एक विकास का सबसे मेन जो स्टार्ट हुआ, वहां के एक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर 6 लेन पूरा रोड बनाया, कनेक्टिविटी की नॉर्थ एंड साउथ की, और ये जो रोड कनेक्टिविटी होने के बाद जो माल का आवागमन है वो बहुत तेजी से हुआ। तो एक रोड से कितना चेंज आ सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है वस्तुओं के लिए। निवेश मॉडल मीन्स इन्वेस्टमेंट मॉडल, हम कैसे निवेश करें, मीन्स हम प्राइवेट के थ्रू निवेश करें या गवर्नमेंट के थ्रू निवेश करें या गवर्नमेंट प्राइवेट मिलकर निवेश करें, तो निवेश क्या होता है वो हम देखेंगे। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 2-3 पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, कंजप्शन एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सभी इकोनॉमी के पार्ट है। तो ये सारा हमारा क्या था, सिलेबस यूपीएससी का, जो हमको क्या है यूपीएससी के लिए पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स को टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और ये डायरेक्टली कहाँ है, यूपीएससी ने जो अपनी साइट पे दे रखा है, ऐसा नहीं कि हमने वो बनाया है, वो बनाया हुआ है, लेकिन ये यूपीएससी का डायरेक्टली लिखा हुआ साइट पे था, और सेम वही है। इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेम वही सभी टॉपिक्स हैं, तो ये हमको पढ़ना है। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ, हम कैसे इकोनॉमी को पढ़ेंगे। ये सब मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से बनाए हैं, और उन्हीं रिसोर्सेज से जो बनाए हैं नोट्स, उनके द्वारा हम पूरी कंप्लीट करेंगे इकोनॉमी यूपीएससी के लिए एंड स्टेट पीसीएस के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक्स मीन्स अर्थशास्त्र, दो होती है, एक होती है इकोनॉमी और एक होती है अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स में हम मीन्स जो प्रिंसिपल्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मनी को लेकर हो सकता है, रिसोर्सेज को लेकर हो सकता है, हम रिसोर्सेज को कैसे बांटें ये हो सकता है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कैसे करें देश में, ये जो सभी प्रिंसिपल है, चाहे बेरोजगारी का प्रिंसिपल हो, चाहे रोजगार का प्रिंसिपल हो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो, लोगों के हाथ में पैसा कैसे दिया जाए, लोगों के लिए कौन कौन सी वेलफेयर स्कीम्स लाई जाए, ये जो सभी सिद्धांत हैं, लोगों का भला कैसे होगा, ये जो सभी सिद्धांत है, ये किसका पार्ट है, इकोनॉमिक्स का। तो ये जो सिद्धांत है, इसमें हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिक्स क्यों आई, कि संसाधन जो हमारे पास है, रिसोर्सेज, चाहे वो एग्रीकल्चर वाले रिसोर्सेज हो, चाहे लैंड हो सकता है, चाहे लेबर हो सकता है, चाहे कैपिटल हो सकता है, पैसा हो सकता है हमारे पास,
या फिर आईपीआर माइंड हो सकता है लोगों का। ये सभी रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज का हम लोगों के बीच में उचित आवंटन कैसे करें। अगर सोचिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हमारे पास गवर्नमेंट पैसा देती है लोगों को, अगर वो शहर वालों को ज़्यादा फायदा पहुंचाए और गांव वालों को उचित आवंटन ना करे तो देश का विकास नहीं होगा। नागरिकों का अधिकतम कल्याण कैसे हो, कौन सी ऐसी योजनाएं चलाएं, किस टाइम चलाएं और कैसे उसका इंप्लीमेंट करें ताकि लोगों का मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। ये दोनों जो बातें हैं सिद्धांत, उनका हम अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स में। एक रिसोर्सेज का उचित आवंटन मीन्स अलोकेशन कैसे हो, और दूसरा लोगों का अधिकतम कल्याण कैसे सुनिश्चित हो। ये दोनों बातें हम इकोनॉमिक्स में ध्यान रखते हैं। इकोनॉमिक्स में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक आएगा एडम स्मिथ। 1776 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। डायरेक्टली लोग वेल्थ ऑफ नेशन बुक का नाम लिख देते हैं, लेकिन इन्होंने पूरी जो बुक थी उसका नाम ये है। इन्होंने इस बुक में कहा था कि अगर मार्केट है और एक राज्य है स्टेट और बीच में है पॉपुलेशन, तो राज्य पॉपुलेशन को क्या चाहिए उनको कंट्रोल करने के लिए मार्केट पर डिपेंड रहे या लोगों की आवश्यकताओं के ऊपर डिपेंड रहे। मीन्स लोगों की कोई भी आवश्यकताएं हैं तो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करे या मार्केट के द्वारा डायरेक्टली वो कंट्रोल हो। अगर मुझे कोई भी वस्तु चाहिए या लोगों को जो जितनी ज़्यादा डिमांड रहेगी उस पर्टिकुलर वस्तु का उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये डिपेंड हो मार्केट पर, ना कि गवर्नमेंट डिसाइड करे कि क्या उत्पादित होगा। इट मीन्स गवर्नमेंट इकोनॉमी में कम से कम हस्तक्षेप करे, मीन्स कम से कम जो इंटरफेयर है वो करे, बाकी उसको किस पर छोड़ दे, लोगों पर और मार्केट पर। मार्केट की जैसे डिमांड होगी वैसा ही प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट होगा। हो सकता है अभी प्रेजेंट टाइम में लोगों की आवश्यकता है फ़ोन, लेकिन गवर्नमेंट सोचे कि फ़ोन में पैसा लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, फ़ोन का उत्पादन जीरो कर दो और बढ़ाओ किसका उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाओ। तो ये गवर्नमेंट ना डिसाइड कर क्या करे, लोगों की क्या इच्छाएं हैं वो डिसाइड करे। तो इसी को इन्होंने बोला था इस बुक में, और इसका नाम था लेजिस्फेयर। अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक होता है अर्थ, दूसरा व्यवस्था। यहां पर नागरिक और संसाधन, उनके बीच में संसाधनों का नागरिकों को कैसा आवंटन करें और इसके बदले नागरिकों का मैक्सिमम कल्याण कैसे हो, ये है व्यवस्था। और अर्थ में पैसा, मनी। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें मनी का हम इस टाइप से उपयोग करें, ऐसे एलोकेशन करें कि लोगों का मैक्सिमम कल्याण हो। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो यहां पर अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों हैं। एक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अर्थशास्त्र है, इसमें हम सिद्धांत को बात करते हैं। सिद्धांत जो आर्थिक सिद्धांत है कि कैसे हमको लोगों के बीच में पैसा बांटना चाहिए, लोगों के लिए कौन सी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना चाहिए, शिक्षा के लिए हमको कितना पैसा खर्च किया जाना चाहिए, बजट कैसे बनाना चाहिए, ये सभी टैक्स कितना लगना चाहिए, ये जो सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का जहां पर हम अप्लाई करते हैं, जहां पर हमको इनका एक गतिशील चित्रण मीन्स डायनामिक जो पार्ट दिखता है वो क्या है, इकोनॉमी। जैसे इंडियन इकोनॉमी, हम कभी भी नहीं कहते इंडियन इकोनॉमिक्स, हम क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर हमको सीधा लाइव दिखता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो रही है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लोगों की क्या डिमांड है। हम जब भी जाते हैं बाजार में, दिवाली के टाइम पटाखे और मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो बाजार में उस टाइम ऐसा नहीं है कि और कोई वस्तु, कपड़े लाके हम और कोई वस्तु लाके रख दिया, ऐसा नहीं है। जिस टाइप की डिमांड होगी बाजार में वैसा ही प्रोडक्शन आएगा। कभी भी इकोनॉमिक्स में 4 साधन इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इन चारों साधन के आसपास पूरा इकोनॉमिक्स चलेगा। एक, लैंड मीन्स रेंट, इससे किराया जाता है। कभी भी हमको कोई भी प्रोडक्शन करना रहेगा तो हमको लैंड की जरूरत पड़ेगी। सेकंड है लेबर मीन्स मजदूरी, इनको मजदूरी जाएगी। तीसरा है कैपिटल मीन्स पैसा, जो भी पैसा लगेगा उस पर ब्याज देना पड़ेगा। और तीसरा है एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमशीलता, जो भी जिसमें उद्यम लगाने की क्षमता हो, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में हमेशा रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है और उसी के बाद वो उद्यम लगाता है, कोई प्रॉफिट करने, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए कोई नई उसने इंडस्ट्री लगा दी, यहाँ से उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये उत्पादन के साधन है, एक किराया रेंट, दूसरा मजदूरी, तीसरा इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चारों याद रखना, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड मीन्स जमीन, ये लेबर मीन्स श्रमिक, कैपिटल मीन्स पूंजी और एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स उद्यमशीलता। और ये है 4
इनसे संबंधित जिनमें पैसा खर्च होता है, रेंट जाएगा तो पैसा खर्च होगा, मजदूरी के साथ पैसा खर्च होगा, इंटरेस्ट के साथ पैसा खर्च होगा, और जो पैसा कुछ बच जाएगा वो प्रॉफिट में आ जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो केंद्रीय समस्याएं पाई जाती है। एक, संसाधनों का अभाव। मान लो हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम चाहते हैं कि एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप हो, एनर्जी हमारे पास बहुत मिले, क्योंकि हमारे जो 1.25 अरब से ज़्यादा जनसंख्या है उसकी एनर्जी आवश्यकताओं के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए, बड़ी मात्रा में एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। तो हमको पता है कि जब हम एनर्जी लाइट, जब हम कोयला उद्योग या जितने भी तापीय विद्युत घर हैं उनसे जब उगाते हैं तो कई तरह के पोल्यूशंस होते हैं। अगर हो सके तो अगर यूरेनियम मिल जाए तो हमको एक स्वच्छ एनर्जी का एक अल्टरनेटिव मिल सकता है, लेकिन हमारे पास इस संसाधन का अभाव है तो हम इसको कहीं दूसरी जगह से मंगवाते हैं। संसाधन होने के बावजूद आवंटन की कई बार समस्या रहती है लोगों के बीच में। तो ये जो समस्या है इसको हम देखते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के पास रिसोर्सेज खूब मात्रा में है, लेकिन आवंटन की समस्या के कारण वहां पर गरीबी हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये दो केंद्रीय समस्याएं हैं अर्थव्यवस्था की। अब बात ये आती है कि उत्पादन में हम क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें, खाने वाला कौन है। अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, हमने मिल्क पाउडर बना रहे हैं तो पता है कि किसके लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर पता लगा कि वो अपच है, मीन्स पाचन ही नहीं हो रहा उसका, तो कौन खरीदेगा मार्केट में। तो हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका ये ध्यान रखा जाता है कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, किसके लिए है और क्यों उत्पादित कर रहे हैं। ग्रोथ का मॉडल क्या होना चाहिए हमारे लिए, जब भी हम संसाधनों का आवंटन करेंगे तो ग्रोथ का मॉडल क्या होना चाहिए। कहीं हमारा पूंजीवादी ग्रोथ मॉडल तो नहीं है, कहीं हमारा एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ मॉडल तो नहीं है, हम ग्रोथ केवल इस आधार पर कर रहे हैं कि कैसे एक्सपोर्ट हो। क्या हमारा इंपोर्ट आधार पर ग्रोथ मॉडल तो नहीं है कि हमें कोई भी वस्तु उत्पादित करने के लिए बाहर से हम डिपेंड रहे। ये सभी मुद्दे हैं जो इकोनॉमिक्स में समस्याएं पैदा करते हैं और इनका सॉल्यूशन करना हर गवर्नमेंट के लिए जरूरी रहता है। अर्थव्यवस्था का प्रकार हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था अगर अंतर संबंध के आधार पर देखें, इंटर रिलेशंस के आधार पर, तो एक अर्थव्यवस्था दूसरे अर्थव्यवस्था से कैसे लिंक है। मीन्स इंडिया की इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी या जापान की इकोनॉमी या चाइना की इकोनॉमी या साउथ कोरिया की इकोनॉमी से कैसे कोरिलेट है, मीन्स कैसे उनका अंतर संबंध है, आपस में क्या संबंध है। तो अगर दोनों में संबंध है, वस्तु और सेवाओं का आवागमन फ्रीली होता है, फ्रीली, तो खुली अर्थव्यवस्था है दोनों। अगर कोई एक अर्थव्यवस्था ऐसी है जो किसी से ना तो इंपोर्ट करता है ना एक्सपोर्ट करता है, तो वो क्या हो जाएगी, बंद अर्थव्यवस्था। और इस समय ऐसी अर्थव्यवस्था तो नहीं है। स्वामित्व के आधार पर देखेंगे कि गवर्नमेंट का पूरी तरह स्वामित्व हो संसाधनों पर, पूंजीवादी में गवर्नमेंट का ना होकर प्राइवेट का हो, और मिश्रित में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का संसाधनों पर क्या हो, स्वामित्व मीन्स कंट्रोल। विकास के आधार पर बात करेंगे कि अल्प विकसित मीन्स लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, विकासशील मीन्स डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होती है, और विकसित डेवलप्ड इकोनॉमी। जैसे अमेरिका की बात करें तो डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम देखेंगे कि डेवलप्ड इकोनॉमी के कौन कौन से लक्षण हैं, विकासशील इकोनॉमी के क्या लक्षण होते हैं, और लिस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी के क्या क्या लक्षण हैं, और उनका एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज अभी ऐसे हैं जो अल्प विकसित हैं, खाने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, भूखमरी बहुत ज़्यादा है, केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इंडस्ट्री पूरी तरह डेवलप नहीं है। ये सभी अल्प विकसित की पहचान है। विकासशील में डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया की बात करें तो केवल इंडिया को लेकर सब बातें हम लिख सकते हैं। मीडियम यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रहता है, तो ऐसी बातें हम लिख सकते हैं जो हम करंट में यहाँ पढ़ते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल पीस इंडेक्स हो, या फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हो। ये सभी को भी हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। विकसित देश है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा रहेगा, ग्लोबल पीस इंडेक्स ज़्यादा रहेगा, अब डेवलप्ड कंट्रीज है। ये सभी बातें भी हम जनरली देखेंगे। आगे जब हम बात करेंगे तो लास्ट ये हमारा आज का डिस्कशन का पार्ट रहेगा। बाद में हम जब नेक्स्ट लेक्चर रहेगा तो उसमें हम समाजवादी, पूंजीवादी एंड मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे कि समाजवादी क्या होती है, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है जैसे इंडिया की है, उसकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास।
ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जहां पर इकोनॉमीज के बीच में आयात निर्यात होता हो, मुक्त आवागमन होता है संसाधनों का, उदारवादी नीति अपनाई जाती है यहां पर। जैसे इंडिया और अगर अमेरिका के बीच में देखें तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आयात निर्यात हम करते हैं, मुक्त आवागमन होता है संसाधनों का। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यहां पर ई एक्स का, एक्सपोर्ट का हम एक्स लिए हैं, इंपोर्ट का हम आई एम हम लिखते हैं ना, इंपोर्ट। तो वहां पर हम जब कभी भी इकोनॉमी में यूज करेंगे तो इंपोर्ट में हम एम यूज करेंगे इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए हम ई एक्स का एक्स यूज करेंगे। तो याद रखना, तो एम और एक्स यहां क्या है, दोनों होते हैं, वो दोनों यहां पर नहीं होता क्लोज्ड इकोनॉमी में। और यहां पर संरक्षणवादी नीति अपनाई जाती है, मीन्स इसका समर्थन करती है ऐसी। संरक्षणवादी मीन्स जो भी आयात हो रहा है किसी दूसरे देश से, जैसे अमेरिका ने थोड़ा संरक्षणवादी नीतियां अपनाई थी कि चाइना का जो आयात है, चाइना से जो आयात किया जाता है उसको कैसे कम किया जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्लोज्ड इकोनॉमी है अमेरिका, ऐसा नहीं है। क्लोज्ड इकोनॉमी में एक्सपोर्ट इंपोर्ट जीरो रहेगा और ये आदर्श स्थिति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कह सकते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी के लगभग करीब कौन है, नॉर्थ कोरिया, जो कम आयात निर्यात करता है, लेकिन वो भी चाइना के साथ आयात निर्यात तो करता है। इसलिए प्रेजेंट में ऐसी कोई इकोनॉमी नहीं है जो आयात निर्यात ना करती हो, मीन्स ये केवल एक आदर्श स्थिति होगी, आइडियल स्थिति, जब क्लोज्ड इकोनॉमी कोई वर्ल्ड में हो। हम आगे देखेंगे कि जब भी कोई देश हो उसमें एग्रीगेट जो डिमांड रहती है, जो समग्र मांग रहती है किसी भी वस्तु की, सेवा की, वो डिपेंड करती है कि लोगों का कंजप्शन कितना है खाने का डायरेक्टली। ये हम नेक्स्ट आगे देखेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा कि कंजप्शन क्या होता है, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, निवेश कितना हो रहा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है। मीन्स चार चीज़ों पर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम एक मानेंगे, एक सेक्टर। तो कोई भी देश में एग्रीगेट जो डिमांड रहती है वो चार चीज़ों पर डिपेंड करती है, कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है वो भी देखेंगे, ये दो प्रकार का होता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। ये भी आगे क्लियर हो जाएगा कि ये सब क्या है जब हम वित्त पढ़ेंगे, पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस में ये सभी आएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रिसीट्स, गवर्नमेंट की प्राप्तियां वो कितने प्रकार की होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व खर्चा क्या होता है, पूंजीगत खर्चा क्या होता है, ये सभी हम देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड में ये चार सेक्टर आते हैं। अगर तीन ही सेक्टर किसी इकोनॉमी में हो, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है तो वो थ्री सेक्टर इकोनॉमी होगी, मीन्स क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर ये चारों एक साथ है तो उसको बोलते हैं फोर सेक्टर इकोनॉमी, और तीन सेक्टर वालों को बोलते हैं क्रूसो इकोनॉमी। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी होगी ओपन इकोनॉमी, जिसमें कंजप्शन भी है, सरकारी खर्चा भी है, निवेश भी है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। निवेश हम देखेंगे, निवेश क्या होता है, कंजप्शन में क्या होता है। जैसे अगर मैं हूं, मैंने कोई फोर व्हीलर ली, एक मारुति, मैं उसको अपने पारिवारिक यूज के लिए यूज कर रहा हूं, तो ये हो गया कंजप्शन। बट मैं उसी को टैक्सी के रूप में यूज कर रहा हूं तो उससे मुझे प्रोडक्टिविटी आ रही है, वो है आपका इन्वेस्टमेंट। आप पैसे को कैसे खर्च कर रहे हो, आप किताबों पे क्या पैसा खर्च कर रहे हो, तो वो है इन्वेस्टमेंट। अगर आप पैसे को, आज जाकर रसगुल्ला खा लिया आपने और खाया पिया पचाया, तो ये क्या हो गया, उपभोग, कंजप्शन। तो ये डिफरेंस है कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट में। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों के हाथ में 5-5 हज़ार रुपए बांट दिए, ये क्या हो गया गवर्नमेंट के लिए सीधा खर्चा, कंजप्शन। लेकिन गवर्नमेंट में ने क्या किया, बड़ी बड़ी मशीनें लगाई, मशीनें खरीदी और उनके द्वारा उत्पादन स्टार्ट किया, तो ये क्या हो गया गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप अच्छे से जानते हो। तो इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन, इन सभी में डिफरेंस होता है और ये सभी चारों पार्ट किसी भी इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाया जाता है। इन्हीं के आधार पर किसी देश में समग्र मांग डेवलप होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने पूरा सिलेबस देखा कि कैसे कैसे हम सिलेबस के पर्टिकुलर टॉपिक्स को कवर करेंगे, उन सभी टॉपिक्स को। साथ में हम अभी बेसिक्स की तरफ चल रहे हैं कि बेसिक्स जो हमारे हैं, आधारभूत जो नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स की, उन सभी टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे, ताकि बाद में जब हम पढ़ेंगे पूरा बड़े अच्छे टॉपिक्स, उनमें हमको प्रॉब्लम्स ना हो। तो आज के लेक्चर के लिए माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।